अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 30 जून 2019। जनवरी का महीना ख़त्म होने लगा है और जो है मेरे पास आपके लिए अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें हैं। एक तो आपने नोट किया होगा कि लास्ट जो वीडियो लगी थी वो 15 जनवरी को लगी थी, जिसमें वो जो सारे नोटिस आए हैं टैक्स उसके ऑडिट के सारे नोटिस जो आए हैं उसके हवाले से जो है क्या कहते हैं, पूरा एक रीकैप था कि जो हमारा टैक्स ब्लॉग है, सॉरी बीच में कॉल आ गई, जो है ना टैक्स ब्लॉग है वो जो है क्या कहते हैं कैसे 15 नवंबर से 15 जनवरी तक कवर कर रहे हैं। फिर ये है कि कल आने वाले कल पे लास्ट डेट है जहां आप वो 214 को अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उस हवाले से एक तो ये न्यूज़ के वीडियो 15 को लगी और रिकैप हुआ, लेकिन जो न्यूज़ आपको देनी है वो ये कि 15 के बाद आज तकरीबन 15 दिन बाद जो है ना बीच में एक छोटी वीडियो यूट्यूब पे लगी थी जो असद उमर ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पेश किया था, जिस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसको मिनी बजट कहते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ चीज़ें उस पर बात करेंगे। तो वीडियो क्यों लगी, उसकी वजह यह है कि 20 यानी पिछले मंडे से 20 जनवरी 2019 से मैं चूँकि मेरा एडवोकेट का लाइसेंस भी आ गया है, तो मैं हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स के जो मुख्तलिफ CIT अपील और ट्रिब्यूनल यानी वो सिविल कोर्ट है, और दूसरा सिविल कोर्ट भी है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के और बैंकिंग कोर्ट्स इस तरह के वहाँ जो है ना मेरा जाना हो रहा है क्लाइंट्स के काम के हवाले से भी, और हाई कोर्ट में भी जैसे, लेकिन हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से और टैक्सेशन के हवाले से काफ़ी सारे के, तो उनको भी सुनना देखना कि उसमें क्या फ़ैसले हो रहे हैं, उससे आपके टैक्स राइट्स पे क्या फ़र्क पड़े। तो 9 से 12 हाई कोर्ट में, 12 से 3 अंदाज़तन मुख्तलिफ सिविल कोर्ट्स में, चाहे बैंकिंग है, कंपनी लॉ है, नॉर्मल सिविल कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल है, और उसके बाद जो है फिर आप लोगों की व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह वो सब कुछ है। तो और काफ़ी सारा काम, रजिस्ट्रेशंस, चीज़ें। तो ये जो है ना एक चेंज ऑफ स्केड्यूल आया है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको एक डिसिप्लिन तरीके से एक डिसिप्लिन लाने में जो है ना, जिस वजह से मैं वीडियो लगा नहीं सका, और जो है ना अब डेफिनेटली हम ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो रही है तो ऑडिट के हवाले से वीडियोस, उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस के लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो बिज़नेस लोग करते हैं, क्योंकि इस फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट में भी बिज़नेस वालों के लिए काफ़ी न्यूज़ आई है, उनके लिए आसानियाँ भी, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स के लिए अलग से सेक्शंस और कानून और रूल्स आएंगे। तो काफ़ी सारी बात होगी, क्योंकि बेसिकली इनकरेजमेंट है कि एक्सपोर्ट बढ़े, बिजनेस बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, तो रुपये की वैल्यू भी कम होना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। उसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, उसके अलावा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट, टैक्स दोस्ती, सारे प्रोफेशनल्स, आप लोग सब जो देख रहे हैं इसको, सबकी कोशिश है कि मुल्क के इकोनॉमिक हालात बेहतर हों तो बाकी हालात भी बेहतर होंगे। बहुत सारे और हालात बेहतर हुए हैं पॉलिटिकल और वो, ठीक है जी। मैं ज़्यादा बात नहीं करता इन चीज़ों पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और टैक्स की बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा, इस गुड न्यूज़ के अलावा कि मैं चूँकि इन डिफरेंट फोरम्स पे कोर्ट्स वगैरह जा रहा हूँगा, तो अगर आपके कोई काम हैं, आपके कोई सवालात हैं तो ज़रूर पूछें, देखें उनके हमें जवाब वीडियो पे और वैसे आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ कि नहीं। उसके अलावा जो है ना HTTPS, इस एस का मतलब है कि ये सिक्योर वेबसाइट तो थी, लेकिन एक एडिशन ऐड कर दी है, मैकेफी सिक्योर। इसका मतलब है कि जितना डेटा, चाहे आप जॉइन मास्टर क्लास करें जैसे लोग कर रहे हैं, या उसके अलावा आप हमें कोई मैसेज वगैरह यहाँ भेजते हैं, या आप पेजेस को ब्राउज करते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन सिक्योरली हम तक आती है और हम आपको वापस करते हैं। बीच में मतलब ये इनक्रिप्टेड होती है, एक ख़ास तरीके से आती है, तो जो है ना इंफॉर्मेशन लूज़ होना या किसी और थर्ड पर्सन तक पहुंचना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एडिशनल फीचर भी इसमें, एक सर्विस मैकेफी सिक्योर भी ऐड कर लिया, जिसकी वजह से कभी कभार आपको ब्लॉग खोलने में या ब्राउजिंग में भी इशू हो, लेकिन यह है कि
शुरू में आ रहा था जब ये 15-20 दिन पहले ऑन हुई है, लेकिन अब होपफुली आपको नहीं आ रहा होगा। अगर हो तो आप ज़रूर बताएं। लेकिन मकसद ये है कि ये बिल्कुल सिक्योर इन्फॉर्मेशन है इस पेज पर, जो आप शेयर करते हैं और आप जो पढ़ रहे हैं। आज हम जो है जाएंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे, और उस पर काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें आ रही हैं। ये देखें जी, फाइनेंस सप्लीमेंट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल जो है ना वो आया है, जिसकी आज हम बात करेंगे। आप अक्सर देखते हैं कि मैं जो है ना टैक्स लॉ की स्क्रीन आपके सामने आती है, जहां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आता है। इसी तरह सेल्स टैक्स का कानून है, कस्टम का कानून है, जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इन कानून डिटेल्ड रूल्स और लॉज हैं। इनके अंदर जगह जगह कोई कॉमा, कोई लफ्ज़ या कोई रेट चेंज करना हो या कोई जुमला उसमें चेंज करना हो, तो उसके लिए जो है ना ये फाइनेंस बिल्स पेश किए जाते हैं। और चूंकि अब 3 पेश हुए हैं, एक तो बजट पेश हुआ मई 2018 में, उसके बाद फिर असद उमर ने सितंबर में पेश किया, और अब ये जनवरी में पेश करें, इसलिए इसका नाम है फाइनेंस सप्लीमेंट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के कानून को ये अमेंड करें। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये जो बिल है, बिल इसलिए क्योंकि अभी लॉ नहीं बना, और उससे रिलेटेड उसके सीलियंट फीचर्स और कुछ नोट्स भी हैं। तो ये जो है जी बिल है इस वक्त जो नेशनल असेंबली में डिस्कस होगा, जिसको आज हम देखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कस्टम्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में वगैरह वगैरह, वो भी अलग से नोट्स दिए हैं। तो आप में से वो लोग, और ये एक और सेक्शन है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो हम वापस आते हैं कि हम बात कर रहे हैं, आज है 30 जनवरी 2019, 31 जो आने वाला दिन है, उसमें लास्ट डेट है आपके पास 214 में अपना ऑडिट क्लोज करवाने के लिए, विदाउट गोइंग टू द टैक्स डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन दिए बगैर पेनल्टी पे करके। और अब जो है ना गोइंग फॉरवर्ड, अब हम टैक्स ईयर ख़त्म होने लगा है 2019, तो हम जो है उसमें टैक्स ईयर में कैसे आपने अपनी अकाउंटिंग और टैक्सेशन करनी है, ताकि आप सेफली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें जून 2019 के बाद। तो उसके हवाले से बहुत सारी बातें और वीडियोस करते रहेंगे। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया, तो सबसे पहले जो है ना बिल का मकसद मैंने आपको बता दिया, उसका नाम ही है फाइनेंस सप्लीमेंट्री सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका मकसद है कि वो अमेंडमेंट्स करे। किस में अमेंडमेंट करे? कस्टम एक्ट 1969। कस्टम का मतलब कि जो मुल्क में चीज़ें आ रही हैं, इंपोर्ट होके आ रही हैं, उन पर कितनी ड्यूटी लगनी है, उन्होंने किस तरह आना है, उसका कानून जो है वो कस्टम एक्ट है। तो उसमें अमेंडमेंट ये जो कानून है वो इन कवानीन में अमेंडमेंट कर रहा है। और अमेंडमेंट किस तरह कर रहा है कि वो मुख्तलिफ जो उसका जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, उसका चैप्टर है, उसके अंदर वो चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है, कुछ सेक्शंस को या आर्टिकल्स को या वर्ड्स को। इसी तरह वो कस्टम एक्ट में अमेंडमेंट कर रहा है। इसके अलावा आज हम बिल्कुल ब्रीफली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि अब आप टैक्स दोस्ती में आप भी सारे टैक्स दोस्त हो गए हैं। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें जिसको पहले बिल्कुल ही नो गो एरिया बनाया जाता था, कम से कम आपको इसको देखना चाहिए। और आप में से जो इसकी स्टडीज़ कर रहे हैं इन कवानीन के, एज लॉयर्स, एज अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको तो डिटेल में जाना चाहिए, लेकिन एज टैक्स पेयर आपको कम से कम ये डॉक्यूमेंट एक दफ़ा देखना चाहिए। उसके अलावा ये जो बिल है, जो लॉ बन जाएगा, वो अमेंडमेंट कर रहा है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में। ये वही कानून है जो हर चीज़ पे 17% लगाता है, और इसके अंदर जो है उन्होंने इस दफ़ा कुछ चेंजेस किए हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें यह है कि ये कानून सेल्स टैक्स, यानी जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो उनके ऊपर जो आपको उनको कंज्यूम करने की वजह से जो आप टैक्स पे करते हैं वो सेल्स टैक्स होता है, जो बेसिकली इंडायरेक्ट टैक्स है। अब देखें ना, बाहर से अगर कोई चीज़ आई तो कस्टम एक्ट के मुताबिक उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी से 10%। फिर उस शख्स ने आगे उसको अगर बेचा, तो अगर आपको डायरेक्टली बेच दिया तो उसने उस पर सेल्स टैक्स लगाया मज़ीद 17%। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 110 की हुई, फिर उस पर 17% लगा, तो तकरीबन जो है ना 130 रुपये की हो गई। तो फिर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें रखा और आगे बेचा। वो जो प्रॉफिट मार्जिन उसने रखा, उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये जो बिल हम जिस वक्त देख रहे हैं, इसने
इनकम टैक्स लॉ में भी अमेंडमेंट्स किए हैं, जैसे आपने बात सुनी होगी कि अब नॉन फाइलर भी 1300 सीसी तक गाड़ी खरीद सकते हैं। वो ये सारे सेक्शंस हम यहाँ देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि असद उमर ने कहा कि हमने इसको फाइनेंस बिल को इस तरह बनाया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम बढ़ाना चाहते हैं उनको हमने टैक्स छूट दी है, इनकम टैक्स छूट दी है, सेल्स टैक्स की, कस्टम की छूट दी है, और जिन एक्टिविटीज़ को हम कम करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, उन पर हमने टैक्सेशन बढ़ाई है। तो उस हवाले से हम ज़रूर देखेंगे। और इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस वगैरह की हैं ऑब्वियसली। उसके अलावा एक और कानून है जिसको आप कहते हैं ना कि एक छुपा रुस्तम है, फेडरल एक्साइज एक्ट। ये बेसिकली प्रोडक्शन पे लगता है। तो जब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो ये अंदरून मुल्क, एक कस्टम ड्यूटी तो इंपोर्ट वाली चीज़ों पे लगती है, ये जो है ना इंटरनली प्रोड्यूस, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इसमें भी चेंजेस से चीज़ें महंगी और सस्ती होती हैं, तो इसको भी देख लेंगे। इसमें गाड़ियों शाड़ियों का जिक्र आ रहा है। उसके अलावा जो फाइनेंस एक्ट 2018 पिछला आया था, उसके अंदर जो है ना कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से, जो फेवरेट टॉपिक है, तो ये इसको कंप्लीट करता है। 31 पेजेस है। आज हम इनकम टैक्स के हवाले से बात नहीं करेंगे। उसकी वजह यह कि मैं चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स में जो चीज़, आप इसका स्ट्रक्चर देख लें इस दफ़ा, और अगली दफ़ा जब हम इसी वीडियो का अगला हिस्सा देखेंगे तो जो है आप इनकम टैक्स के हवाले से हम बात करेंगे कि इससे आपकी परचेजिंग पावर पे, आपकी सैलरी, आपके बिजनेस या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और अगर नहीं भी है तो ओवरऑल जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन पे कैसे फ़र्क पड़ा है। क्योंकि एक्चुअली टैक्स कवानीन का मकसद ये होता है कि या तो आपकी रिसोर्सेज बढ़ा दे या कम कर दे। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले इसका नाम लिखा है, फिर लिखा है जी के कस्टम एक्ट है। कस्टम एक्ट के ब्रीफली देख लेते हैं कि कस्टम एक्ट में वो क्या बात कर रहा है। कोई आर्टिफिशियल किडनीज वगैरह की बात थी। फिर ये डिफरेंट आप देख रहे हैं आइटम्स हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो इनकी लिस्ट यहाँ देने का मकसद ये है कि या तो इनकी बरामदात पे, इंपोर्ट पे कोई कमी हुई है, ज़्यादा हुआ है, कहीं 5% था तो उसको 3 कर दिया, ठीक है जी, इस तरह करके उन्होंने वो किया है। या फिर जैसे उन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ इन रॉ मटेरियल, बेसिकली असद उमर ने कहा कि जो हमारी फैक्ट्रीज जो रॉ मटेरियल मंगा रही हैं, अब ये डिफरेंट रॉ मटेरियल्स है। आप एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट या एज ए प्रोफेशनल आप शायद जिनको जानते हो ना जानते हो, शू एडेसिव्स नज़र आ रहा है कि जो जूतियों को जोड़ता है, उसका जो है ना उस पर कस्टम ड्यूटी जो है ना 16% है। ये जो है शायद कम रेट कम कर दिया गया है, पहले ज़्यादा है। टैनरीज वगैरह, ये हमारी सारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर इंडस्ट्री है, ये 0% आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है अब ये बशर्ते कि ये लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने कानून का बेनिफिट लेना है तो फिर सारे कवानीन के मुताबिक आपको चलना होगा। फिर ग्लव्स वगैरह, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्नीचर, सेरेमिक्स, इन इंडस्ट्रीज़ जो चीज़ें रॉ मटेरियल मंगाती हैं उनकी ड्यूटीज़ को कम करने की तजवीज़ यहाँ दी गई है। तो फिर ये टेबल रिप्लेस कर देगा वो जो कस्टम एक्ट 1969 में एग्जिस्टिंग टेबल होगा, वहाँ पर ये चली जाएंगी। और वहाँ अगर कोई रेट्स दिए हैं, सपोज करें वहाँ ज़्यादा रेट था 10% या 20%, तो अब वो 5% हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप इसकी डीलिंग करते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो ज़रूरी है कि ये आप देखें, क्योंकि ज़ाहिर बात है डिमांड बढ़ेगी। जब लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, कस्टम ड्यूटी कम हुई है, तो फिर आपकी भी सेल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बशर्ते कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, जैसे यहाँ बार बार लिखा आ रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अमेंडमेंट इन सेल्स टैक्स। और यहाँ पर हम इनकम टैक्स पर जब पहुँचेंगे तो इस वीडियो को रोक लेंगे। लेकिन आई होप कि आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये जो बना हुआ है फाइनेंस बिल, टेक्निकल बना हुआ है, मतलब इसके अंदर पूरा कानून नहीं है, सिर्फ वो जुमले या वो सेक्शंस जिनके अंदर चेंज होना है, या अगर कोई नए सेक्शंस ऐड होने हैं। यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो 67 सेक्शन के बाद द फॉलोइंग न्यू सेक्शंस शैल बी इंसर्टेड, नेमली 67A पेमेंट ऑफ रिफंड थ्रू प्रोमिसरी नोट्स। तो सेक्शन 67 जो है ना सेल्स टैक्स लॉ में, वो रिफंड का कानून है। यानी वो बताता है कि जब आप क्या पैसे हुकूमत की तरफ बनते हो, तो यानी मैं एज ए मैन्युफैक्चरर या रिटेलर, होल सेलर,
इंडिविजुअल पर्सन नहीं, एज ए बिजनेस पर्सन आपके अगर पैसे गवर्नमेंट की तरफ बनते हो तो गवर्नमेंट से रिफंड कैसे लेना है, और ये आपका राइट है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको कैश या वो तो नहीं दे सकते, तो हम आपको प्रोमिसरी नोट देंगे। प्रोमिसरी नोट ये होता है कि बेसिकली जैसे आप प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं तो उस पर आपको एक वादा होता है कि अगर नंबर निकल आया तो आपको प्राइस मिलेगा, तो ये एक प्रोमिसरी नोट है। इस पे प्राइस तो नहीं निकलेगा, लेकिन बेसिकली इस पे गवर्नमेंट जो है 10% प्रॉफिट देगी इन लोगों को। तो बेसिकली उनका पैसा जो वहाँ स्टक हो गया गवर्नमेंट के पास, वो उनको जो है ना प्रॉमिसरी नोट देंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग सेल्स टैक्स थ्रू चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस। ठीक है, अभी असद उमर को और गवर्नमेंट को वही घर वाला ही मसला आ गया कि मसाइल काफ़ी हो गए, तो कैश की कमी हो गई है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मुल्क स्टेबल है, लेकिन कैश की कमी है, और कैश जो है ना ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ कैश नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि ये नोट आप रख लें, मतलब एक बॉन्ड रख लें, और वो 3 साल में। अब ये उसकी शराइत जो है ना यहाँ पे वो उन्होंने आगे दी हैं। ठीक है, एक तो ये उन्होंने सेक्शन ऐड कर दिया कि प्रॉमिसरी नोट देंगे, फिर और भी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन हम इस प्रॉमिसरी नोट के हवाले से आगे चलते हैं कि वो तो वहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया। और फिर मोबाइल फ़ोन, अब ये जो है कि कहते हैं 10th स्केड्यूल, यानी जो सेल्स टैक्स का कानून है उसके अंदर एक और स्केड्यूल ऐड हुआ है, जिसकी एप्लीकेशन क्या है, वो लगेगा प्रॉमिसरी नोट, यानी 67A जो ऊपर ऐड हुआ है उस पर। उसमें नोट की डेफिनेशन, प्रॉमिसरी की डेफिनेशन है। फिर वो कह रहा है कि प्रिंट कौन करेगा, तो जो करेंसी प्रिंट करते हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, वही ये प्रॉमिसरी नोट करेगी ताकि नकली ना हो। फिर इसका मैच्योरिटी पीरियड, यानी इसके बदले वो शख्स जिसके पास ये बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट होगा, वो हुकूमत को ये दे के कैश कब ले सकेगा, तो वो 3 साल बाद ले सकेगा। तो एक तरह से, लेकिन परेशान ना हो कि मतलब 3 साल में वो उस कागज़ का क्या करेगा। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि जी 1 लाख के का एक बॉन्ड जो है ना 1 लाख का होगा, तो किसी के अगर 10 लाख देने तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख दे देगी। बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनके बहुत सारा सेल्स टैक्स रिफंड में पैसा फंसा हुआ है, और जब इन 3 सालों में उनको 10% जो है ना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए के अगर बॉन्ड उन्होंने होल्ड किए हैं तो 10% का मतलब हुआ कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 1 लाख रुपए उनको साल में उस पर मुनाफा भी मिलेगा 3 सालों तक। और फिर वो रिडीम कर सकेंगे प्रॉमिसरी नोट, अगर बोर्ड चाहे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे 3 साल से पहले इजाज़त दे दे कि हाँ जी अब हमारे पास कैश आ गया, तो गवर्नमेंट से कह के वो उन बिजनेसमैन को वो दे दे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो है प्रॉमिसरी नोट आगे बिजनेस पर्सन जिनके रिफंड फंसे हुए थे वो आगे बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में। ठीक हो गया जी। उसके अलावा इस पर ज़कात वगैरह डिडक्ट नहीं होगी। और ये जो बात उन्होंने तकरीर में भी की कि बैंक्स के पास एज कोलैटरल रखवा सकें, क्योंकि देखें ये पैसे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए हैं कि वो 3 साल बाद लाजमन जो है ना इस प्रॉमिसरी नोट वाले इन बॉन्ड होल्डर्स को देगी। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट नए नोट छाप के दे देगी, तो बैंक्स को तसल्ली होगी कि जी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया नहीं होगी। तो इस वजह से वो वहाँ रखवा के गिरवी के जी 10 लाख रुपए के बॉन्ड लेके उसके एवज जो रूल्स हैं, जो स्टेट बैंक रूल्स बनाती है, उसके एवज शायद 6 लाख रुपए तक या थोड़ा ज़्यादा वो जो है ना 60% तक वो कैश बैंक से ले सकेंगे। तो बैंकों का काम भी चलता रहेगा, वो डिस्पर्स करते रहेंगे पैसे प्राइवेट सेक्टर को, बिजनेस पर्सनस को, और जो है क्या कहते हैं उनके पास भी एक कोलैटरल है जो गवर्नमेंट देगी, और साथ साथ उनको उस पर मुनाफा भी मिलेगा वगैरह वगैरह। इसी तरह ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे ये सब कानून में लिखना ज़रूरी है कि कैसे वो उन पे मुनाफा होगा, ट्रांसफ़र कैसे होंगे। पेमेंट ऑन रिडेम्पशन का मतलब है कि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ड्यू इट शैल बी प्रेजेंटेड एट द नोट ऑफिस बाय द होल्डर, जिसके जो होल्ड कर रहा है, बैंक होल्ड कर रहा है, बिजनेसमैन जिसको ओरिजिनली इशू था, और फिर उसको जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्रॉस चेक देगी। तो ये सारी बातें कानून में लिख दी गई हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट आता है, गवर्नमेंट बैकआउट करती है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है वो इस फाइनेंस एक्ट में लिखी है ताकि बिजनेसेस के पास कैश आए, वो ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदें, ऊपर से उनका जो इंपोर्ट वो कर रहे हैं उस पर ड्यूटीज़ भी कम किया। तो ये पैकेज सा बनाए, लॉजिक बनाई
असद उमर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने, कि एक तो उनकी इनपुट्स की कॉस्ट को कम किया जाए ताकि वो ज़्यादा इनपुट्स खरीदें। वो 100 रुपये में पहले 10 चीज़ें ले रहे थे, अब 12 चीज़ें ले सकें। साथ में उनको कैश दें ताकि वो सैलरीज भी दे सकें और खर्चे भी कर सकें, और वो जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो भी कर सकें बैंक्स के थ्रू। और जो है कि कहते हैं इस तरह वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, फैक्ट्री ज़्यादा चलेगी, मतलब 8 घंटे के बजाय वो 16 या 24 घंटे चलेगी, तो ओवरऑल जो उसके खर्चे हैं, फिक्स खर्चे हैं, वो ओवरहेड्स भी उसके कम होंगे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो फिर वो लोकल मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी दे सकेगी। तो इस तरीके से कानून बनते हैं, मुख्तलिफ कवानीन को प्लस माइनस किया जाता है, तो फिर जाके जो है ना इकनॉमिक एक्टिविटी होती है और इससे फ़र्क पड़ता है। और अगर वो नोट गुम जाए तो फिर उस केस में क्या होगा। और अब हम आते हैं, आज की वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और ये अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ जो है इसी तरह जो है मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर कोई लफ्ज़ बढ़ा दिया या वो, इस पर हम बात करेंगे। और इसका आपके बिजनेस पे, आपके एज ए सैलरीड पर्सन पे, या आपके टैक्स राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। और आप लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट जो लोग कर रहे हैं उनसे ख़ास माजरत कि कमेंट का इंशाल्लाह जो है अब एक नई रूटीन बन गई है कोर्ट जाने की भी, और आपके दोपहर को फिर बैठ के आपके सब काम करने की रात तक। तो उस हवाले से जो है ना जवाब आपके जो कमेंट्स हैं उसके भी देंगे। अगर बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज छोड़ दें, और अगर कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर से या बाहर से तो ज़रूर कॉल करें। कॉल का जो है ना भी जवाब होगा अगर बहुत अर्जेंट चीज़ें हों, तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। बहुत शुक्रिया।